नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो इनमें से फर्स्ट कंपनी का नाम है इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी, तो जिसको हम लोग इरिडा नाम से जानते हैं। देखिए, इरिडा के बारे में बात करूँ तो एक चीज़ों को पहले नोटिस करना कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बेसिकली देखा है तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। और बेसिकली कंपनी का फ्यूचर के विजन के हिसाब से ही कंपनी बिजनेस कर रहा है, क्योंकि इरिडा कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है। अराउंड 46,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी के जो मार्केट कैप है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो भी बढ़ रहा है। अभी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो पी रेशियो है वो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी कितना ज़्यादा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 42 के आसपास, 42.8 रुपीज़ के आसपास। और आज पी रेशियो कहाँ पे है? आज पी रेशियो है 37 के आसपास। मतलब देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो एवरेज 5 साल की 30 के आसपास है। तो थोड़ा सा हाइक मैं इसीलिए बताया क्योंकि कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज के हिसाब से और खुद के हिसाब से दोनों में ही थोड़ा सा हाइक है। शायद इसीलिए कंपनी बहुत दिनों में एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला था वो किस तरीके से है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले कंपनी के परफॉर्मेंस को चेक करना होगा। तो देखिए, कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो करीबन पिछले साल में था। कंपनी का टोटल जो रेवेन्यूज वो कितना था? करीबन करीबन आप देखेंगे तो 1,000 करोड़ के आसपास। वो बढ़ के हो चुके 1,300 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का रेवेन्यूज ग्रोथ हुआ। अगर मैं क्वार्टर बेसिस में भी देखूं, इस बार कंपनी हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया और एक इंटरेस्ट पेमेंट किया, एक्सपेंस को कंट्रोल किया। सब कुछ करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। मान लेता हूँ पिछली बार का जो टोटल नेट प्रॉफिट था उससे सिर्फ 1 ही करोड़ का ज़्यादा फायदा हुआ, फिर भी कंपनी इतने पॉजिटिवली परफॉर्मेंस किया, यही सबसे बड़ी बात है। अभी जो पॉइंट्स हमेशा देखना चाहिए वो है कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद क्या बैलेंस शीट को कंपनी मेंटेन्स किए। देखिए, कंपनी ने जो कर्जा उठाने का जो फैसला लिया था, इस बार कंपनी करीबन 10,000 करोड़ के आसपास कर्जा ज़्यादा लिया। जो पिछले सालों में भी अच्छा खासा कर्जे को इंक्रीज किया था, इस बार भी कंपनी अच्छा खासा कर्जे को इंक्रीज किया। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा लिया कि इतना ज़्यादा कर्जा लेना ठीक है? देखिए, कोई भी अगर फाइनेंस कंपनी, कोई भी अगर बैंक और फाइनेंस कंपनी दोनों में एक चीज़ को नोटिस करना, उसका अगर बोरिंग्स नहीं बढ़ रहा है तो सोचिए कंपनी खत्म होने होने के सिचुएशन में है। क्योंकि खुद कंपनी बोरिंग्स नहीं बढ़ा रहा है, मतलब खुद लोन नहीं ले रहा है। ज़्यादा लोन कंपनी का ज़्यादा लोन ना ले तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा, क्योंकि कंपनी लोन से ही लोन देते हैं कस्टमर को और वहाँ से ही कंपनी इंटरेस्ट कमाते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो स्ट्रांगली बिजनेस है, मुझे लगता है। और देखिए, मुझे लगने से हर कोई नहीं हो जाएगा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस कंपनी अच्छा है तो वो अच्छा ही बनेगा, क्योंकि देखिए हमेशा हर चीज़ों को प्रेडिक्शन होता है। क्योंकि जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर होता है तो उसका बहुत सारे टीम्स होते हैं, तो वो अलग लेवल का मतलब सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। मैं मेरे तरफ से जितने एनालिसिस हो पाए वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो एक बार आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना। पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, फिर से देखिए छोटा सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। और छोटा सा मतलब एकदम छोटा सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। और अभी मुझे इंतजार है इस लेवल को ब्रेकआउट करने का। तो कोई भी ब्रेकआउट कैंडल दिखे, उसके बाद कंफर्मेशन दिखे, तो मैं कुछ गुड गुड डिसीजन जरूर लूंगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो भी जाते हैं तो मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा? मैं खुद इस लेवल तक इंतजार करूंगा। जो लेवल कब का बना उसी कप का लेवल के हिसाब से कंपनी के जो हायर लेवल यहाँ पे बनेगा 240 के आसपास। तो बेसिकली मैं इंतजार उसी लेवल का कर रहा हूँ। तो जब लेवल आएगा तो मैं खुद ट्रेड लूंगा और आपके साथ भी ये सारे पॉइंट्स को डिस्कशन करूंगा। देखिए, मेरा काम है सारे पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कशन करना। मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको कोई भी बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन करूँ और उस बेसिस में आप काम करते रहे। क्योंकि काम करना है तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए, अदानी विल्मर अदानी ग्रुप के अ, एक ऐसे कंपनी है जो अदानी और विल्मर दो अलग अलग कंपनी जुड़कर 50-50% एक्चुअली 50 नहीं, देखा जाए तो 50-50% का शेयर लेकर कंपनी काम कर रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं। एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए लेंस पीटीई जो कंपनी है वो ही एक्चुअली देखा जाए तो विल्मर कंपनी है, और अदानी जो कमोडिटीज लिमिटेड है वो ही अदानी ग्रुप की कंपनी है। और दोनों देखिए 50-50% का पार्टनरशिप है। 87% का जो होल्डिंग है इसके पास, उनमें से 50-50% होल्डिंग यही कंपनी, दोनों कंपनी लेकर चल रहा है। तो बेसिकली जो इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें इस बार किस तरीके से ग्रोथ हुआ वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर्स में कंपनी लॉसेस किए थे। इस बार कंपनी लॉसेस को क्या झेल पाए? देखिए कंपनी लॉसेस को तो कम किया, प्रॉफिटेबल के हिसाब से कंपनी का बात करूँ तो सेल्स अच्छा खासा हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद, कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 94 करोड़ से 157 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट जो है वो बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक चीज़ को नोटिस करना, एक चीज़ को जरूर याद रखना कि कंपनीज के ऊपर जब भी आपको एक चीज़ को नोटिस करना कि कंपनीज के ऊपर जब भी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में रिजल्ट में ग्रोथ हुआ तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंकिंग होता है। मगर हुआ क्या, इस कंपनी ने पिछले सालों में ज़्यादा प्रॉफिट किए थे, सॉरी पिछले क्वार्टर्स में, वो क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। मतलब एक एस्टीमेट किया जाता है, उस एस्टीमेट के हिसाब से देखा है तो कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में, दोनों में देखा है तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एस्टीमेट को बीट किया, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम करेक्शन होने का मोमेंटम देखने को मिले। देखिए पहले से ही मैं इस कंपनी के ऊपर एक जर्नी सोच रखा हूँ। वो जर्नी कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से रेंज देखने को मिला। मेरा पहले से ही एक एंट्री लेवल्स है, कुछ रेंज इस तरीके से बने जो 40% के आसपास रेंज है। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब मेरा क्या बनेगा, तब मेरा एंट्री बनेगा और ऊपर लेवल तक मेरा टारगेट बनेगा। इस तरीके से रेंज के बेसिस पे मैं बहुत बार काम कर चुका हूँ और आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। फाइनली एंट्री तो हुआ मगर ऊपर नहीं जा रहा है, कंपनी एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक ट्रेड कर रहा है। अभी मुझे लगता है यहाँ पे टाइम लग सकता है क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन का माहौल खत्म होने के बाद ही इस कंपनी के ऊपर कुछ ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अभी देखिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ। तो मैं हमेशा प्रेडिक्शन करके ही काम करता हूँ। तो आप भी प्रेडिक्शन करके आपके रिस्क को मैनेज करके आप जरूर काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। फाइनली कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर जो आरबीआई ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया, जिसके चलते कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर 2 दिनों में कंपनी का धजिया उड़ गया थे। कंपनी बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो गया था और कंपनी फिर से धीरे धीरे करके खुद को रिकवरी भी कर रहा है। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में एक ही बात कहूंगा, जो लोग सोच रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर कोई बैड न्यूज़ है, मेरे हिसाब से कोई भी बैड न्यूज़ है नहीं है। हाँ, आरबीआई ने कुछ रेस्ट्रिक्शन इसीलिए किया क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ने मिसलीडिंग थोड़ा सा किया, कस्टमर को क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए कुछ मिसलीडिंग किए। उसके ऐप्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ये सारे बहुत सारे कंप्लेंट्स के कारण आरबीआई ने इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो ये कंपनी अभी नया फ्रेश एटीएम नहीं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पाएंगे। तो जिसके चलते है कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा। देखिए इस तरीके से सिचुएशन एचडीएफसी बैंक को भी झेलना पड़ा था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड न्यू क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए आरोप लगाया था, बंद करने का आरोप लगाया था। तो जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड मतलब कोटक बैंक के ऊपर भी उसी तरीके से आरोप लगाया गया। तो क्या कंपनी के ऊपर कोई खराबी होगा? देखिए कंपनी इतने नेगेटिव न्यूज के बाद भी कंपनी बेस्ट तरीके से सेल्स को बढ़ाए 11,900 से 15,000। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देख सकते हैं 4,500 करोड़ से 5,300 करोड़। तो रही बात कंपनी के बिजनेस का, तो बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है। कंपनी के एनपीए भी 0.40 से 0.36 के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का सिचुएशन बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो नेगेटिव न्यूज आने के बाद क्या इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग गया? बिल्कुल नहीं। आप खुद ही देख लीजिए। हाँ, मान लेता हूँ एफएस ने माल बेचा, उसका माल किसने उठाया? डीएस ने उठा लिया। उसके साथ पब्लिक ने छोटे मोटे मतलब 0.13% के आसपास, तो ना के बराबर क्वांटिटी पब्लिक ने ऐड किया। बाकी पूरा के पूरा माल डीएस ने उठा लिया। तो जो कंपनी के ऊपर इतना शानदार कुछ डिसीजन है और सिचुएशन है, उस कंपनी के ऊपर तो आपको पॉजिटिवली सोचना चाहिए। अभी देखिए कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश हो गया। कंपनी के ऊपर देखिए एक अच्छा खासा जर्नी होने के बाद, नेगेटिव न्यूज आने के बाद बिग क्रैश देखने को मिला। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि स्ट्रांगली नीचे लेवल में एक सपोर्ट है 1537 के आसपास। तो 1537 के आसपास एक स्ट्रांगली सपोर्ट है, क्योंकि यही सपोर्ट लेवल को टच करके कंपनी एक बिग बाउंस किया था। तो इसी लेवल को देखिए टच करके बिग बाउंस किया था, तो वही लेवल को टच करने के लिए कंपनी आ चुके हैं। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर जो मेरा
खुद का जो एक मतलब सिचुएशन बना टेक्निकली, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस टेक्निकली पैटर्न्स को आप ध्यान से देखना कि जब भी कोई कंपनी, मैं बार-बार बोलता हूँ, कोई भी कंपनी अगर आरएसआई के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे और उसके उस सॉरी 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे और आरएसआई 30 के नीचे आए, तब उस जगह पे मैं कुछ डिसीजन लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आए, इस जगह पे आए और इस जगह पे आने के बाद कंपनी के ऊपर क्या हुआ, एक यहाँ पे देखिए एक लेवल बना। इस लेवल के हिसाब से मुझे लगता है इस लेवल में, यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ, इस लेवल में एक्चुअली आरएसआई के नीचे आया था और आरएसआई नीचे आने के बाद देखिए कंपनी फिर से किस तरीके से बाउंस बैक कर रहा है। तो आरएसआई जब 70 को टच करेंगे, 30 के नीचे एंट्री हुआ और 70 को जो टच करेंगे तब मैं एग्जिट करने वाला हूँ। तो वो कितना टारगेट दे सकता है, वो ही देखना बाकी है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। देखिए जल्द से जल्द टाटा मोटर्स का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी आने वाला है। तो 10th ऑफ मई कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट के बाद ही मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे कि कंपनी स्प्लिट का डेट कब अनाउंसमेंट किया जाए। कंपनी एक के बदले दो शेयर आपको देने वाला है एज ए स्प्लिट के हिसाब से। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।